कहते हैं जहां चाह वहां राह। आखिर भारत को मिली सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। दुनिया बैठी हुई थी इस इंतजार में कि भारत के G20 को कैसे फेल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें चल रही थी, पर भारत ने आखिरकार मना ही लिया, रूस को भी, अमेरिका को भी और G20 देशों को भी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ 53 सेकेंड जापान के विदेश मंत्री को बहुत भारी पड़ा और उस 53 सेकेंड के लिए अब जापान काफी कुछ करने को तैयार है। जानेंगे क्या हुआ था 53 सेकेंड में। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की बात करें तो दुनिया में इस वक्त भारत की एक अलग पहचान है और दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत की इस पहचान को देखते हुए अपना संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं। कई ऐसे अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दुनिया में अगर शांति चाहिए ना तो भारत को मजबूत होना बहुत जरूरी है। G20 की मीटिंग हो रही है भारत में और पश्चिमी देश ये चाह रहे हैं कि इस मंच का इस्तेमाल करें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए, लेकिन भारत जो हमेशा से इस युद्ध में किसी के तरफ खड़ा नहीं रहा है, वो सिर्फ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, भारत के विकासशील देशों की बात कर रहा है। वैसे जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होता है, और यही वजह है कि भारत दोनों में से किसी के पीछे नहीं है, बल्कि अपने देश के लिए जो फायदेमंद हो उस दिशा में काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कई संदेश में इस बात को साफ कर दिया है कि G20 को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन G20 के बैठक के शुरुआत में ही बवाल निकल कर आने लगा तब जब कहा गया कि पेपर यानी कि फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट वो साइन नहीं करेंगे, और फ्रांस के द्वारा शुरुआत हुई, धीरे धीरे बात और भी ज्यादा फैलने लगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया कि भारत को एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालना था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आने लगी कि भारत जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहा है, और अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलता है इसका मतलब है कि भारत हार गया, यानी कि G20 को सफल नहीं बना सका। ये भारत के लिए ये बहुत बहुत बड़ी चैलेंज है। अब जरा सोचिए, रूस हमारे यहाँ मित्र देश की रेस होते हुए आया है और अमेरिका रूस का दुश्मन बनकर आया है। दोनों के बीच एक ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन कराना बहुत बड़ी बात है जिसमें दोनों कहें कि हाँ हम तैयार हैं इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। अमेरिका और पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई को युद्ध माना जाए, वार माना जाए। भारत चाह रहा है क्राइसिस माना जाए, और ये उथल पुथल हमें देखने को मिली मीटिंग में। लेकिन अभी मीटिंग खत्म हुई है, वित्त मंत्रियों की मीटिंग बेंगलोर में खत्म हुई, तो वहीं विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में खत्म हुई, और इस मीटिंग के खत्म होते ही अंदाजा लगाया जाने लगा कि वित्त मंत्रियों की बैठक में जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया और आखिरकार विदेश मंत्रियों की बैठक में भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। चाइना तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सभी के मुंह पे लगभग जो देश चाहते थे कि G20 फेल हो जाए, भारत ने एक तगड़ा कूटनीतिक वाला थप्पड़ जड़ दिया है, क्योंकि आखिरकार भारत ने बेहद कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है और इस जीत में जल्द ही कॉम्युनिक यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत ने आखिरकार ये जीत कैसे हासिल कर ली, इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत। तो आपको बता दें, भारत ने अब दोनों ही तरफ के लोगों को रजामंद कर लिया है, राजी कर लिया है, और इसमें 17 पैराग्राफ बने हैं। 17 पैराग्राफ में से 15 पैराग्राफ के लिए दोनों ही तरफ की पार्टी रेडी है कि हम साइन कर देंगे। कथित तौर पर पहला डॉक्यूमेंट बना है वित्त मंत्रियों की बैठक का, जो 17 पैराग्राफ का है। 15 पैराग्राफ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो साइन करने को तैयार हैं। वहीं विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, उस विदेश मंत्री की बैठक में 24 पैराग्राफ बने हैं और 24 में से 22 के लिए दोनों ही तरफ के देश तैयार हैं साइन करने के लिए, रूस भी अमेरिका भी। 2 पैराग्राफ यहाँ भी छोड़ा गया है और 2 पैराग्राफ वहाँ भी छोड़ा गया है। अब आप कूटनीति का लेवल समझिए, ये जो 2 पैराग्राफ छोड़ा गया है ना, इस 2 पैराग्राफ में कथित तौर पर समरी है और इस समरी में ये बताया गया है
कि बाकी इन मुद्दों में हम सहमत हैं, लेकिन ये जो कुछ मुद्दे हैं इस मुद्दे में हम सहमत नहीं हैं। यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट तो फिर भी जारी किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारत को एक बड़ी जीत मिली और इस जीत के साथ भारत कम्युनिके जल्द ही सामने लाएगा, यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ हैं उनमें उन चीजों के लिए समरी लिखा गया है कि जिन पर अभी भी हमारे मतभेद है, लेकिन ये एक नया तरीका है जो दुनिया के सामने निकल कर आएगा कि देखो ऐसे भी जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर सामने आ सकते हैं। खैर, ये तो सचमुच भारत ने बहुत तगड़ी वाली सोची है और बहुत दूर की सोची, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर हाँ करने के लिए कोई भी ना नहीं करेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं 53 सेकेंड जापान के विदेश मंत्री को बहुत भारी पड़ा, और इस 53 सेकेंड के लिए आखिरकार जापान के पीएम किशिदा को भारत आना पड़ रहा है। जापान के संसद में ना एक नियम है, जो नियम बहुत भारी पड़ा, और ये नियम ऐसा भारी पड़ा कि जापान और भारत की दोस्ती पर भी सवाल होने लगे कि क्या जापान और भारत एक जगह पे खड़े हैं। सवाल ये भी होने लगा कि क्या क्वाड अब ज्यादा दिनों तक टिकेगा। उसके बाद सवाल ये भी होने लगा कि जापान ने जो इतने सारे पैसे लगाए हैं भारत के अंदर, क्या वो डूब जाएगा। कुल मिलाकर जापान भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चीजें लिखी जाने लगी और कहा जाने लगा कि G20 में विदेश मंत्री नहीं आए जापान के, ये बता रहा है। क्वाड में तो आ गए, G20 में नहीं आए। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए जापानी प्रधानमंत्री किशिदा 3 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं, ये दिखलाने के लिए कि नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो वो गलत है। हुआ था सारा कुछ ये 53 सेकंड का खेल, जिसकी वजह से जापानी विदेश मंत्री G20 की मीटिंग में नहीं आ सके थे। और वो 53 सेकंड का खेल क्या था तो आपको बता दें, जापान के पार्लियामेंट में एक नियम है, जब बजट आता है तो उस दिन कोई भी मंत्री कहीं भी नहीं जा सकता है, उसे हर हाल में मौजूद रहना होगा पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। और ये दिन वही दिन था जिसकी वजह से जापान के विदेश मंत्री को भी उस दिन संसद में रहना था, और इसी वजह से वो संसद में थे भी। करीब 7 घंटे का संसद का पूरा सेशन था, लेकिन मात्र एक सवाल किया गया जिसका जवाब दिया विदेश मंत्री ने, और वो जवाब मात्र 53 सेकंड का था। यानी 53 सेकंड के लिए इतनी ज्यादा छवि खराब हो गई जापान की। बहुत तरह के मीडिया को मसाला भी मिला, बहुत तरह की खबरें भी मिली, पर अब जाके पूरी सच्चाई जापान ने सामने रखी है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 53 सेकंड के इस ट्रेडिशन ने जापान की छवि को खराब किया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।